घोटालों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जैसे चारा घोटाला है बिहार का, उसमें लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी। दूसरा 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, महाराष्ट्र का ही एक और हुआ था जिसमें बिस्किट घोटाला था। ऐसे घोटाले इंडिया में बहुत होते रहते हैं। 1947 से लेकर 2022 तक घोटालों की भरमार है, अगर इंडिया का हम रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो। लेकिन इन्हीं सभी घोटालों के बीच में कुछ ऐसे स्कैम निकल के आते हैं, ऐसे घोटाले निकल कर आते हैं जो एक बारगी में पढ़ने वाले से लेकर देखने वाले तक का सबका दिमाग सन्न करके रख देते हैं। उन्हीं घोटालों में से एक घोटाला आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ में जो घोटाला है वो मतलब एकदम से नया है, एकदम से ऐसा घोटाला है जिसमें ना तो डायरेक्टली सरकार इन्वॉल्व थी, ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। जो था वो सिर्फ होता रहा और होता गया। जैसे जैसे उसके बारे में पता चला, उसको रोकने के लिए कवायदें शुरू हुई थी। उन सभी प्रयासों के साथ में वो रुका भी, कम भी हुआ, लेकिन जब तक वो कम होता रुकता उस वक्त तक उसकी मतलब एक ऐसी धारणा बन चुकी थी कि उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में BL डेर और आप देख रहे हैं इस वक्त लिबरल राजस्थान, एक ऐसा चैनल जो अभी स्टार्ट किया है, अभी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और अगर नए तो क्या हो, आप सभी एकदम से नए हो, फ्रेश हो। जहाँ तक है कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप लोग मुझे पहचानते हो, लेकिन चैनल को कोई नहीं पहचानता अभी तक। सिर्फ एक दौर है जो शुरू किया जा रहा है, इस दौर का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों को बुलाइए इधर यार। अपनी स्टोरी की तरफ, जो स्कैम है, जिस स्कैम के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर जोड़ा है, मैं आपके साथ में हूँ। जिस स्कैम को लेकर हमने इतनी सारी रिपोर्ट तैयार की, सारे डेटा इकट्ठे किए थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से, न्यूज़ पोर्टल से, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी से हमने ये डेटा इकट्ठा किया है, वो हम आपके साथ में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये एक जो स्टोरी है, स्टोरी समझ लीजिए या फिर कुछ और समझ लीजिए, लेकिन ये हकीकत दास्तां है। इसमें जो फेक होता है वो 0.01 से भी कम है। अब इसका मतलब आप समझ लिए कि 101% जो कुछ इस दौर में, इस वक्त में घटा था, वो मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये अप्रैल 2019 की बात थी, जिस वक्त गर्मियों में टेम्परेचर एकदम से उफान पर चढ़ने लगता है। ये उसी टाइम की बात थी। महाराष्ट्र राज्य के एक एरिया है मराठवाड़ा, उसमें ज़िले आते हैं जैसे लातूर हुआ, बीड हुआ, यहाँ के इसके आसपास के एकदम से सूखाग्रस्त जो इलाका है, वहाँ की ये स्टोरी है। और इस स्टोरी में जो कुछ है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ का जो ममता है, माँ की जो आंचल है, वो सब कुछ यहाँ से एक तरीके से छिन गया था। वो सब कुछ है इस स्टोरी में। इस जो दर्दनाक जो स्कैम है ना, ये सब कुछ वो बयां करता है हमारे साथ में। तो आते हैं स्टोरी पर सीधे। डायरेक्टली बात ये थी कि जो सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो गरीबी थी वो इस कदर थी कि यहाँ से मजदूरी करने के लिए यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता था। और ये पलायन होता था वहाँ से, या तो आप चले जाइए कि पश्चिमी जो महाराष्ट्र है उसमें निकल जाइए, या फिर आप कर्नाटक चले जाइए, या फिर आप गुजरात में आ जाइए। वहाँ पर आप मजदूरी के लिए पलायन करोगे। और पलायन करने के साथ में सबसे बड़ी जो एक जो इन्वॉल्वेशन होती है ना, वो ये थी कि यहाँ से बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको पलायन की स्थिति ऐसी बन गई थी कि यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। और वो पलायन होता था 6 से 7 महीने का। और ये जो मजदूरी होती थी, ये मजदूरी होती थी वहाँ पर, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात, वहाँ पर गन्ना कटाई का ये लोग काम करते थे। गन्ना कटाई का जो सीन था वो एक ऐसा बना हुआ था कि वहाँ पर उन क्षेत्रों में कि शुगर की मिलें बहुत ज़्यादा हैं। तो शुगर मिल है तो बेसिकली है कि वहाँ पर गन्ना की भी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक है। तो वहाँ पर जब ये लोग
मजदूरी करने के लिए जाते थे तो इनको एक बॉन्ड मिलता था। वो बॉन्ड था जैसे किसी को 70,000, 80,000, 1,50,000, 1,10,000, 1,20,000, इस तरीके से वहाँ पर कोई बॉन्ड मिलता था। जो बॉन्ड के थ्रू लोग जाते थे, वहाँ पर काम करते थे। काम करने के बाद में जैसे वहाँ पर काम किया तो काम करने की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है आदमी की, लेकिन वहाँ पर जो कार्य किया जाता था लोगों के द्वारा, उस कार्य करने के दौर में वहाँ पर सुबह से शाम तक रेगुलरिटी 12 से 13 घंटे तक काम किया जाता था। और 12 से 13 घंटा काम करने के बाद में जब महिलाएं काम करती थी, पुरुष काम करते थे, तो उनमें सबसे अधिक जो दिक्कतें सामने आई थी वो दिक्कतें थी महिलाओं के साथ में। और महिलाओं की वो स्थिति एक ऐसी बन चुकी थी उस वक्त कि जैसे महिलाओं का मंथली 1 महीने में माहवारी आती है, वो एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है और होगी और होती रहेगी। उसको ना तो कोई डॉक्टर्स रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक देंगे, लेकिन निश्चित रूप से परमानेंटली कोई कुछ नहीं कर सकता उस पर। और वो प्रकृति का एक हिस्सा है। अगर उसी हिस्से के दौरान उन 7 से 8 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में, उस जो माहवारी का जो पीरियड होता है उसमें वो महिलाएं वहाँ पर मजदूरी करती थी। सुबह से शाम तक 12 से 13 घंटे तक लगातार वो वहाँ पर कार्य करती थी। गन्ना कटाई का काम, तो गन्ना कटाई का जो काम है वो मतलब नीचे झुककर किया जाता है। अब गन्ना काटने की जो प्रोसेस है वो झुककर करेंगे तो पेट और पीठ दो एक ऐसे हिस्से हैं बॉडी के जो माहवारी के दौर में दर्द, एक तो नॉर्मली है कि माहवारी के दौर में दर्द होता है, पेन फील करती हैं महिलाएं, वो सब हर कोई जानता है। यहाँ तक कि जो शुगर मिल के मालिक हैं वो भी जानते हैं, जो गन्ना के खेत हैं वो उनके जो ऑनर हैं वो भी वो चीज़ें मतलब मानते हैं। सब कुछ क्लियर है सबके सामने। लेकिन जो उस वक्त महिलाएं काम करती थी, दिन भर झुकी हुई, 12 से 13 घंटे लगातार काम किया जाता था। और पीरियड्स के टाइम में अगर वो काम करते वक्त काम में ढिलाई बरते तो उनका जो वेतन होता था पर डे का, जैसे 500, 700, 1000, 200, 300 जो भी बेसिकली वहाँ से मिलता था, उनका पे आउट समझ लीजिए, पेमेंट जो कुछ है, तो वो उनमें कटौती कर देते थे। तो इस चक्कर में और फिर उनको कंटिन्यू काम करना पड़ता था 12 से 13 घंटे तक। और 12 से 13 घंटे काम करने के दौरान जो उनमें पेन होता था, फील होता था उनको पेट और पीठ पर, तो वो मतलब सिचुएशन उनकी एक ऐसी तरीके से बना देता था कि उनको वो दर्द है जो दर्द बढ़ता ही जाता था, ना कि वो रुकने का नाम लेता था। और जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया तो उन्होंने 10 दिन किया, 15 दिन किया, महीने भर काम किया। उस स्थिति के बाद में महीने भर बाद में फिर सेम सिचुएशन वापस से आ जाती थी। वापस आने के बाद में फिर 1 महीने बाद में वापस सिचुएशन आ जाती थी। तो जैसे तैसे वो वहाँ से काम करने के बाद में जब अपने घर को लौटते थे, वहाँ से काम ख़त्म किया, अपने घर को लौटे, जैसे गन्ना कटाई का काम ख़त्म, इधर अपने घर को लौटे। घर लौटे तो भाई वहाँ तो वो लोग काम कर रहे थे और पैसे की वो थी, तो वहाँ पर रेगुलरिटी चल रही थी। जैसे घर आए एकदम से शाम पड़ गई, ना कोई काम नहीं था वहाँ पर, नॉर्मली है वहाँ पर सूखा इतना ज़्यादा है कि उस सूखे में वो ना कोई कमाई कर सकते हैं, ना खेती होती है, ना कुछ होती है। उनको पानी पीने के लिए भी मुहैया हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे वहाँ से आए तो उनको वो पेन है और जो दर्द है वो इस स्थिति तक गुजर रहा था कि उनको उसे सहन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सहन शक्ति यूज़ करनी पड़ रही थी। वो कितना सहन कर पाए, आदमी की एक लिमिट होती है। और फिर जैसे जैसे वो हॉस्पिटल्स गए उनको दिखाने के लिए, महिलाओं को, उनके जो साथ वाले थे फैमिली में से लोग, उनको डॉक्टर्स के पास लेके गए। तो जैसे जैसे डॉक्टर्स के पास लेके गए, सरकारी हॉस्पिटल्स की सिचुएशन एक ऐसी थी वहाँ पर उस क्षेत्र में कि सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, सीधी बात। जो वहाँ की रिपोर्ट आई थी महाराष्ट्र स्टेट कमीशन की, उस रिपोर्ट में ये तय था, ये फिक्स था, ये लिखा हुआ था, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को सौंपी गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग को जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें वो स्पष्ट था कि वहाँ से जो महिलाएं, पुरुष अपने को इलाज के लिए लेकर जाते थे तो वो सीधे प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत एकदम से दयनीय थी। तो उससे आगे निकलकर जैसे
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे डॉक्टर से सलाह लिया, डॉक्टर्स ने सीधी सी साफ एक बात बताई थी उनको कि जो भी जा रहा है ना वहाँ पर दिखाने के लिए, डॉक्टर्स के पास में सलाह लेने के लिए, डॉक्टर्स भी हैरान थे उस चीज़ को लेकर कि इतनी बड़ी सिचुएशन कैसे आ सकती है किसी के साथ में। क्योंकि वहाँ पर जो भी महिलाएं दिखाने जाती थी सबकी एक ही कंप्लेंट होती थी कि सर या तो पेट में दर्द है या पेट में दर्द है या कमर में दर्द है। अब वो जैसे दिखाने जा रहे थे तो उनके साथ में सबके साथ में सेम सिचुएशन घट रही थी कि भाई दर्द जब सेम है तो उसका रीज़न भी सेम है। डॉक्टर ने जैसे जैसे उनको देखा, चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में डॉक्टर सीधा बताने लगे कि आपका गर्भाशय निकालना पड़ेगा, मतलब आपके बच्चेदानी यूट्रस निकालना पड़ेगा बाहर, तब जाके आपको कंट्रोल हो सकता है ये दर्द। तो जैसे जैसे ये हुआ था, मतलब चलता तो ये आ रहा था 2009 से लेकर, लेकिन 2009 से 2016 तक ये सब कुछ एक सामान्य प्रवृत्ति के तौर पर चल रहा था जिसको कोई सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन 2016-17 से 2018-19 तक जो कुछ भी घटा था उसने सबको एकदम से हिलाकर रख दिया था। चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो या फिर वो महाराष्ट्र की, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट कमीशन, जिसने जो भी लोग उसमें शामिल थे स्टेट कमीशन की समिति में, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सबने जो सिचुएशन देखी थी, रिपोर्टें पढ़ी थी, ली थी वहाँ से हॉस्पिटल से या पीड़ितों से जाकर मिले थे, सबको सन्न कर दिया था एक तरीके से। क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ये घट गई थी कि लगभग 4600 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने 2016-17 से लेकर 2018-19 अप्रैल के महीने तक अपने यूट्रस गर्भाशय निकलवा लिए थे। और उस घोटाले को नाम दिया था महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की विधान परिषद ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कि लापता गर्भ घोटाला। क्योंकि लापता गर्भ घोटाला एक ऐसी सिचुएशन फंस गई थी वहाँ पर कि लगभग 4600 महिलाओं की यूट्रस निकलवाए थे। अब 4600 एक नॉर्मल नंबर नहीं है, नंबर बहुत बड़ा है, डिजिट में भी नंबर बहुत बड़ा है। और 4600 की सिचुएशन ये थी कि बीड़ और लातूर और आसपास के ज़िले थे, उनमें से कुछ ऐसे गांव थे जिनमें से मतलब वहाँ की कहावत हो गई थी कि हर घर में से एक औरत का यूट्रस निकला जा चुका है या निकलवा लिया गया है। अब जैसे वहाँ से वो लोग पलायन करके वापस अपने घर को आते थे, वहाँ से मजदूरी ख़त्म तो सीधा अपने घर के लिए पलायन। जैसे जैसे घर आए तो उन्होंने वो डॉक्टर के पास सलाह ली, डॉक्टर्स ने सब कुछ ये बताया। अब उसको महाराष्ट्र की विधान परिषद में एक शिवसेना की महिला विधायक थी, उनका नाम था नीलम गोरे, जो महिला विधायक थी शिवसेना की। उन्होंने मुद्दा उठाया था विधान परिषद में महाराष्ट्र के में, और उस वक्त महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे 2019 में एकनाथ शिंदे, और सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। उसके कुछ ही महीनों बाद में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, चली गई वहाँ से, उसके बाद में सत्ता बीजेपी के यहाँ से निकल चुकी थी। अब इसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट थी कि ये लोकेशन था महाराष्ट्र का बीड जिला, साल थी 2019, वक्त था अप्रैल, गर्मियाँ, जिन गर्मियों में टेम्परेचर एकदम से ऊपर रहता है और खासकर सूखे क्षेत्रों में। और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पर टेम्परेचर एकदम से हाई रहता है, और एक तो प्राकृतिक रूप से टेम्परेचर हाई था, दूसरी तरफ वहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई थी इसने वहाँ के सत्ता का, वहाँ के प्रशासन का, शासन का, सबका टेम्परेचर एकदम से आसमान पर चढ़ा दिया था। इसको देखते हुए वहाँ पर एक जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 4600 महिलाओं के द्वारा यूट्रस निकलवाने की बात सामने आई थी, और इसका एग्जैक्ट जो नंबर था वो था 4605, जो 16-17 से लेकर 18-19 के दौर में यूट्रस निकलवाए गए थे, वो महिलाओं की संख्या थी 4605। अब इस पर है सबसे बड़ी बात कि ये सब कुछ गन्ना मजदूर थे जो मजदूरी के लिए महाराष्ट्र सहित आसपास के राज्यों की ओर पलायन करते थे। वहाँ पर इन पीड़ित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी, कि जो वहाँ के रसूखदार थे, वो चाहे शुगर के मिल के मालिक लगा लो या फिर आप दूसरी तरफ उनको मजदूरी देने वाले, उनको पेमेंट करने वाले लोग लगा लो, वहाँ पर बलात्कार के जैसी घटनाएं नॉर्मल हो गई थी।
जहाँ पर पलायन करके जो महिलाएं जाती थी उनके साथ में अक्सर ऐसा होता था। ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई थी उस वक्त में, 2019 में जब ये मामला उठा था उस वक्त। और ये था कि महिला मज़दूरों को प्रतिदिन 12 से 13 घंटे का काम करना पड़ता था और ये अप्रैल 2019 में जब महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ने अपनी गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सौंपी थी, वो रिपोर्ट का इनका बेस था कि बीड जिले के एक वरिष्ठ सिविल सर्जन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में जो आया था, जो नंबर आए थे, जो डेटा निकल कर सामने आया था, वो उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को सौंपा था, जिसमें महिलाओं की संख्या थी 4605। और ये सब कुछ 2016 से 17 तक, 2016-17 से 18-19 तक इस दौर के बीच में जो कुछ भी ये घोटाला हुआ था, ये स्कैम चला था इन 2 से 3-4 सालों में, वो सब कुछ 99 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर चला था, क्योंकि वो 99 हॉस्पिटल थे जिनमें ये सब कुछ घटा था। और ये सब कुछ होने के बाद में उक्त मतलब 4605 महिलाएं थी, उनमें से महज कुछ गन्ना मजदूर नहीं थी, बाकी सब महिलाएं गन्ना मजदूर थी। और वहाँ पर एक जो सब कुछ नॉर्मल निकल कर सामने आया था वो ये था कि वहाँ पर सिजेरियन प्रसवों की संख्या में, जो प्राकृतिक रूप से प्रसव होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रैल 2019 में इस मुद्दे के उछलने के बाद में एक्शन लेते हुए वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके उनको तलब किया था। और इसमें जो उसके बाद में जो महिला आयोग जब इसमें इन्वॉल्व हुई थी पूरी इंसिडेंट में, पूरे स्कैम में, उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला था, हॉस्पिटल्स के ऊपर एक्शन लिया था। उस वक्त एक महाराष्ट्र विधान परिषद की डिप्टी चेयरमैन थी डॉक्टर नीलम गोरे, जो शिवसेना से महिला विधायक थी, जिन्होंने मुद्दा उठाया था। उनकी 7 सदस्यीय समिति थी जिसने एक रिपोर्ट सौंपी थी महिला आयोग को, विधान परिषद को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने 82,309 महिलाओं पर रिसर्च किया है। नंबर बहुत बड़ा है, 82,309 ऐसी महिलाएं थी जिनसे डॉक्टर नीलम गोरे की जो टीम थी, समिति थी, उन्होंने उनसे बात की थी 82,309 महिलाओं से। और इनमें ये पाया गया था, ये कबूल किया था उन महिलाओं में से 13,861 ने कि पिछले एक दशक में हमने यूट्रस निकलवाए हैं। मतलब 2009 से लेकर 2019 तक बीड, लातूर, जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ के आसपास के गाँव ने, जिलों में एक ऐसा नंबर निकल के सामने आया था 13,861 जिन्होंने अपना गर्भाशय निकलवाया था। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट तैयार होती गई, अधिकांश की उम्र 35 से 40 साल थी जो इसमें पीड़ित थी महिलाएं, जिन्होंने कबूल किया था कि हमने गर्भाशय निकलवाया है। उनसे उस वक्त बहुत से जो NGO थे उन्होंने बातें की थी। और इन सब के बाद में समिति थी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव की, एक समिति बनी थी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बनाकर छोड़ी थी इस पर रिसर्च करने के लिए। कंप्लीटली जो बात हुई थी उसको, मतलब एक रिपोर्ट जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उसमें एक समिति बनाई थी। उसमें समिति स्वास्थ्य मंत्रालय जो महाराष्ट्र का है उसके मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसमें 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। सबसे बड़ी बात है कि 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जो इसमें शामिल किए गए थे। और ये चलता रहा था 2019 अप्रैल से लेकर आज 2022 अप्रैल चल रहा है। 20 की अप्रैल, 21 की अप्रैल और 2022 की अप्रैल, मतलब 3 साल हम उस दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन वहाँ पर सिचुएशन सेम है, जस की तस है। जो मजदूर पीड़ित थे वो आज भी पीड़ित हैं। और शायद अगर इन गवर्नमेंट्स ने उनकी नहीं सुनी तो अगले दौर में, अगले वक्त तक वो पीड़ित ही रहेंगे,
क्योंकि महिला आयोग ने जो एक्शन लिया था उसके बाद में वहाँ पर कुछ NGO आए थे, उन्होंने उन महिलाओं की बातें सुनी थी, उन महिलाओं को आश्रय दिया था, उन महिलाओं की मदद की थी। उन सभी NGO में से एक NGO था नवजीवन NGO था। वहाँ उसको एक लोकल व्यक्ति चला रहे थे। उन्होंने उन सभी महिलाओं को अपने NGO के थ्रू मदद की पेशकश की थी और उनको मदद भी मुहैया करवाई थी। और उसी NGO के हिसाब से जो मदद मिल रही थी, जो मदद वहाँ से NGO दे रहा था उन महिलाओं को, उसी से वो जो महिलाएं जो मजदूरी करने के लिए मराठवाड़ा छोड़कर कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, जैसे जहाँ पर गन्ना की खेती होती है अच्छी, और गुजरात इधर पलायन करते थे, वो जो यूट्रस निकलवाया गया था गर्भाशय से, उसके बाद में उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो एकदम से शरीर से शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। ना तो मजदूरी करने के लायक बची थी, ना उनसे मजदूरी हो रही थी, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं दे रहा था तो मजदूरी तो वो कर भी कैसे सकते थे। जो महिलाएं पीरियड्स के दौर में मजदूरी कर रही थी, वो इतना तो नहीं हो सकता कि मजदूरी छोड़ रही हैं तो किस स्थिति में होंगी। इस बात का अंदाज़ा आप और हम आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो ये एक इतना बड़ा घोटाला था जिसमें स्टार्टिंग में ना तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, ना कोई महिला आयोग इसमें इन्वॉल्व था, ना कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी जिसने ये घोटाला किया था। मजबूरी घोटाला करवाती गई और उसी मजदूरी ने स्टार्टिंग में हुई थी मजदूरी से, और जो एंड हुआ था इसका, जो हुआ था मजबूरी पे। तो मजदूरी से लेकर मजबूरी तक का ये एक सफ़र था जिसको स्कैम का नाम दिया गया था। इसको स्कैम का नाम दिया गया था, इस स्कैम का नाम था लापता गर्भ घोटाला, क्योंकि 13,000 से ऊपर जो महिलाएं थी, लगभग 14,000 ने ये स्कैम झेला था। और इस लापता गर्भ घोटाले में आज तक जांचें चल रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से जो इसके लिए जिम्मेदार थे वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और जब तक इस पर कंप्लीट कार्रवाई होगी, जब तक कंप्लीट जो लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो शुगर मालिक हो या फिर आके जो गन्ना खेतों के जिनके यहाँ मजदूरी करने के लिए महिलाएं जाती थी, वो लोग हों, जिस तरीके से उन पर एक्शन होंगे, उन सभी को लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आएंगे, पूरी रिपोर्ट लेकर आएंगे कि क्या उन पर जो कार्रवाई हुई है, क्या महिला आयोग ने कार्रवाई की है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने की है। ये रिपोर्ट जो आई थी उसने इस स्कैम को इस तरीके से बताया था कि देश में इतने सारे 1947 से लेकर 2022 आज तक इतने घोटाले हुए, लेकिन शायद मेरे अनुसार या आपके अनुसार इस घोटाले के बराबर कोई घोटाला नहीं हो सकता। ये जो स्कैम था, इस स्कैम ने एक माँ से अपनी ममता छीन ली थी, क्योंकि वो अगर एक बार गर्भ निकलवा देती है तो उसके बाद में उसका माँ बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये लापता गर्भ घोटाला था, इस पर चल रही है कार्रवाई, इस पर एक्शन लिए जा रहे हैं, और इस पर जो भी एक्शन अभी कंप्लीट होगा, जिसको भी सज़ा मिलेगी, उन सभी के साथ में हम एक बार फिर से आएंगे, आपको पूरी डिटेल लेकर बताएंगे कि इसमें किस पर कितनी कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर कौन इसके लिए जिम्मेदार था। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर लिबरल राजस्थान पर। मैं हूँ आपका होस्ट BL ढेर, और अगली वीडियो जो भी लेकर आएंगे वो एकदम से सेम होगी, कोई दबी हुई आवाज़ फिर से उठाने की कोशिश करेंगे आपके साथ में मिलकर। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर तो आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।